हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के टॉप 5 वीवीआई प्रश्न को देखेंगे जो कि सब्जेक्टिव है, जो कि 2 अंक के पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में जो होते हैं इनको अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाता है। तो इसी टॉप 5 प्रश्न को हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमारा पहला प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका परिभाषा तो लिखा ही हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से भी समझा दूंगा। देखिए, यहाँ पर है, शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित व तनावपूर्ण हो, किंतु वास्तविक रूप में कोई युद्ध ना हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कह रहा है, दो या दो से अधिक देशों के बीच, यानी कि बातचीत जो उत्तेजित हो, झगड़े की तरह हो, तनावपूर्ण हो, किंतु वास्तविक रूप में कोई युद्ध ना हो। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ताकत बनकर उभरा। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसमें जो अमेरिका के बाद जो सोवियत संघ भी ताकतवर था। इन दोनों देशों के बीच टकराव व तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इन दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति हुई थी, ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, इसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों ने यह समझ लिया था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, यानी कि दोनों जो अलग अलग गुट के थे उन्होंने समझा कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा, यानी कि दोनों को भारी नुकसान होगा, तो विजेता कौन है यह समझना भी लगभग नामुमकिन होगा। अगर अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। अगर एक चाहे तो दूसरे के जो परमाणु हथियार को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक बच जाएगा। फ्रेंड्स, इसलिए तीसरा विश्व युद्ध ना होकर शीत युद्ध की स्थिति विश्व में बनी रही, यानी कि अगर दोनों में अगर युद्ध होता तो यह लगभग नामुमकिन होता कि विजेता कौन है। इसलिए यह युद्ध नहीं हुआ, इन दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और यह सारा मामला यानी कि युद्ध में नहीं बदला, युद्ध नहीं हुआ, इसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो 2 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका भी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। देखिए, सैन्य गुटों से पृथक रहना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 महाशक्तियों के बीच बंट गया, वही फ्रेंड्स अमेरिका और सोवियत संघ। एंड नए स्वतंत्र देशों ने यह निर्णय लिया कि वे किसी भी गुट में शामिल महाशक्तियों यानी कि किसी भी गुट में शामिल महाशक्तियों के बीच बंट गया। 9 स्वतंत्र देशों ने, यानी कि नए जो स्वतंत्र देश हुए थे, यह निर्णय लिया कि वे किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसे एक आंदोलन का रूप दिया गया। भारत द्वारा गुट निरपेक्ष नीति को लागू करने व अपनाने के 3 निम्न कारण है। फ्रेंड्स, भारत ने गुट निरपेक्ष नीति, यानी कि फ्रेंड्स देखिए, गुट निरपेक्ष नीति क्या है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, हम अलग रहेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, किसी भी महाशक्ति में शामिल ना होकर भारत ने एक अपना अलग देश बनाया। तो यही गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं हुआ, यही है गुट निरपेक्षता की नीति। भारत क्यों नहीं हुआ गुट निरपेक्षता की नीति, यानी कि अपना लिया, और क्यों नहीं शामिल हुआ वो, यानी कि वो महाशक्तियों में क्यों शामिल नहीं हुआ, यह देखिए इसका पॉइंट है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने गुटों से दूर रहना चाहता था, जो पहला पॉइंट है। अपनी विदेश नीति को भारत स्वतंत्र रूप देना चाहता था, यानी कि वह चाहता था कि विदेश जो नीति वो बनाए वो अपने मर्जी से रहे, ये इन पर कोई अधिकार ना करे।
भारत शीत युद्ध से भी दूर यानी कि दूर रहना चाहता था। भारत ये शीत युद्ध में भी शामिल नहीं होना चाहता था, बेकार के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया भारत ने। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया, तो आप ये सारे पॉइंट लिख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए, तनाव शैथिल्य देतांत, यानी कि ब्रैकेट में इसका तनाव शैथिल्य का भी मतलब देतांत होता है, तो से आप क्या समझते हैं। तो देतांत जो फ्रेंड्स, देतांत एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिथिलता अथवा तनाव शैथिल्य, अर्थात जिन राज्यों में पहले तनाव युक्त स्पर्धा, ईर्ष्या तथा विरोध के संबंध रहे हो, उनमें इस प्रकार के संबंधों के स्थान पर मित्रता पूर्वक संबंधों का स्थापित हो जाना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से दो महान शक्तियों रूस तथा अमेरिका के संदर्भ में किया गया। यानी कि जो इसका मतलब जो होता है फ्रेंड्स देतांत का, वो होता है कि अगर पहले से किसी भी महाशक्ति या देश में तनावपूर्ण स्थिति हो या उनमें ईर्ष्या यानी कि जलन हो या विरोध हो, तो उसको मित्रता के रूप में बदल देना ही वही होगा तनाव शैथिल्य या देतांत। तो इतना याद रखिएगा कि पहले ईर्ष्या तनावपूर्ण स्थिति हो किसी देश के बीच, यानी विरोध करता हो और वो मित्र बन जाए, तो यही है तनाव शैथिल्य देतांत। ओके फ्रेंड्स, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए, नाटो पर एक टिप्पणी लिखिए। ये फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आंसर, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। यानी कि जो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप, इन देशों में किसी भी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बनाया गया था, ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था नाटो, और इसका उद्देश्य क्या था कि अगर हम मतलब कि जो भी शामिल थे उस गुट में यानी कि नाटो में, अगर किसी एक देश पर भी, देखिए 12 देश शामिल थे, यानी कि अगर किसी एक पर भी हमला होता है तो 11 जो देश है वो सभी मिलकर अपने ऊपर हमला मानकर उस देश पर हमला करेंगे, उससे लड़ेंगे और जिस पर हमला हुआ है उसकी मदद करेंगे। तो यही नाटो है। इसका जो स्थापना हुआ था वो देखिए 1949 में, 1 नंबर में पूछ भी सकता है। तो यही है नाटो, अमेरिका के द्वारा जो बनाया गया था नाटो। और वार्सा संधि बनाया गया था ये सोवियत संघ के द्वारा। देखिए 5 नंबर प्रश्न, वार्सा संधि पर टिप्पणी लिखिए। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के अपने गुट के सदस्य राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उन पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए नाटो के जवाब में 1955 में वार्सा संधि का निर्माण किया। अब सोवियत संघ ने भी अपना एक संगठन बनाया जिसको वार्सा संधि का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, यानी कि जो नाटो के देश है अगर वो हमला इन पर करे तो ये उनका मुकाबला करे। इसमें सोवियत संघ के अतिरिक्त पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया आदि देश जो सोवियत गुट के थे सम्मिलित थे। ये कौन सा देश है? चेकोस्लोवाकिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे सोवियत संघ को वार्सा संधि ने बनाया था। ये भी उनके विरोध में बनाया था और अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। तो यहाँ पर 1 नंबर में पूछ सकता है कि सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया, तो आपको देना है वार्सा संधि। और अमेरिका ने कौन सा गुट बनाया, तो नाटो। और कब बनाया था वार्सा संधि? 1955 में। और नाटो की कब बना? 1949 में। तो यही था टॉप 5 प्रश्न। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स।